प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले कुछ अवामी नौइयत के जो मामलात थे वो ज़ेर बहस आए। कोशिश अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए हमेशा से ये रही है, जो सतही मामलात हैं, आला सतही, दोनों का इस्तेमाल खूबसूरत अंदाज से होता है। ख़बरों में मैं अक्सर सुनता हूँ ये बात, आला भी और बैक वक्त सतही भी। तो उन सतही मसाइल के हवाले से जो है वो गुफ्तगू हो रही थी, एक आम पाकिस्तानी के मसाइल के हवाले से। लेकिन चूंकि आज ईद का दिन है, तीसरा दिन है गालिबन आज, हमारी तो याददाश्त क्योंकि ठीक तरह से अब काम नहीं करती, लेकिन ख्याल ये है कि आज तीसरा दिन है ईद का, तो उस मुनासबत से प्रोग्राम में जो है वो बात करेंगे। मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे बड़े अच्छे दोस्त, आज हमने उन्हें मदऊ कर रखा है यहाँ पर, मुख्तलिफ़ हवालों से गुफ्तगू करेंगे हल्के फुल्के अंदाज से, क्योंकि आज का ईद का दिन है। तो जो सियासी नौइयत के मामलात हैं इसके ऊपर गुफ्तगू तो लामहला होगी ही। हर जगह हम देख रहे हैं अब तो, जिस दावत में भी, वैसे तो लोग नहीं बुलाते हमें, लेकिन कहीं अगर जाने का मौका मिल जाए तो यही गुफ्तगू आजकल हो रही है। हर जगह एक ही बात हो रही है कि वो आएगा या नहीं आएगा, या उसके साथ ज़्यादती हुई है, नहीं होना चाहिए था, बस यही सवाल हर जगह हो रहा है। बहरहाल हमारा तो उससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा काम है आप तक खबर जो है वो पहुँचाएँ, सही अंदाज में पहुँचाएँ। मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का जो पैनल है वो तशरीफ़ ला चुका है। पहले जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तालीम के हवाले से जब भी बात करने का मौका मिला है, कोशिश यही करते हैं अपने प्रोग्राम के ज़रिए तालीम का जो एक अहम शोबा है, इससे जुड़े जो मसाइल हैं उसके हवाले से गुफ्तगू की जाए और इसका हल क्या है ये जानना ज़रूरी है। इस मौज़ू पर अक्सर उनसे गुफ्तगू होती है। जनाब इरफान खान साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया इरफान भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए, और आपको ईद की मुबारकबाद। आज ईद का तीसरा दिन है, तो ईद के हवाले से आज बात करनी ज़रूरी है। तो हम आपसे ज़रूर जानेंगे कि आप अपना जो ईद का दिन है वो कैसे सर्व करते हैं। दूसरे जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, सैयद काशिफ़ अमीन साहब, पाक सरज़मीन पार्टी से आपका ताल्लुक़, सियासी जमात है, लेकिन आज क्योंकि ईद का दिन है तो सियासत से ज़्यादा आज कोशिश करेंगे ज़रा ईद के हवाले से बात करें। और कुछ देर पहले शहर कराची मौजूद गुफ्तगू था, तो उस हवाले से भी थोड़ी सी गुफ्तगू की जाएगी। आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। इरफान भाई, गुफ्तगू का आगाज़ वैसे तो आज मुनासिब नहीं होगा, लोग कहेंगे कि आज ईद का दिन है और आज भी जो है सियासत पे बात हो रही है और मसाइल पे गुफ्तगू हो रही है, थोड़ी सी हो जाएगी, लेकिन ज़रूर बात तो ज़रूर होगी इसके ऊपर। लेकिन ये ईद के दिन क्या मसरूफियात होती हैं, ज़रा हमें भी इससे आगाह कीजिए, क्योंकि हम जब आपका फ़ोन मिलाते हैं आप मसरूफ़ होते हैं तो ईद के दिन मसरूफियत ज़्यादा बढ़ जाती है यकीनन। फरमाइए। यासिर भाई, सबसे पहले तो आपको, आपकी पूरी टीम को, K21 की पूरी टीम को और उनके जो हेड्स हैं उनको भी, और पूरी कौम को, पाकिस्तानी कौम को और तमाम इस्लामी बरदरी को ईद मुबारक हो मेरी तरफ से बहुत बहुत। और ज़ाहिर है हमारा ये मुस्लिम त्यौहार है बहुत बड़ा, और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे ईद होती है, चांद रात, आपको पता है। ईद से ज़्यादा ज़ौक़ और शौक़ से मनाई जाती है, तो चाहे वो बहनें हों, वाइफ्स हम लोगों की, अब जिस तरह ईद मनाने का हुक्म है वो चांद रात मनाने का होता है। तो शॉपिंग है, छोटी छोटी चीज़ें, मेहंदी लगनी, चूड़ियाँ, ये वो, किसी का कुछ रह गया, किसी का कुछ रह गया, तो फरमाइशें चलती हैं, आपको पता है। तो अगेन ईद देखें, आप सब, हम सब जानते हैं कि रमज़ान के ऑनर में हम ईद को मनाते हैं बड़े ज़ौक़ व शौक़ से, एक तोहफ़ा है अल्लाह की तरफ से। और सबसे पहले ज़ाहिर है ईद उल फितर की नमाज़ अदा करते हैं हम लोग, और उसके बाद जो छोटे हैं वो हमारे पास मिलने के लिए ज़्यादा आ रहे थे, क्योंकि घर में एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है ख़ानदान में भी, तो ज़ाहिर है फिर वो लोग मिलने के लिए आ रहे थे। और पहली ईद चूँकि दादी का इंतकाल हुआ था हमारी, तो पहली ईद हमने फिर चचा के यहाँ जाकर, वहाँ सब ने, सारे रिलेटिव्स वहीं गैदर हुए, पप्पू सिस्टर्स जितने भी हैं। फर्स्ट डे तो ऐसे ही गुजरा जाकर, सेकंड डे सिस्टर्स हमारे घर पर आ गई, और थर्ड डे आई थिंक इट्स योर फर्स्ट ईद ट्रांसमिशन, तो थर्ड डे आपके साथ है, जबकि ससुराल में नहीं जा सका है, ससुराल ससुराली कहते हैं, वैसे जाना नहीं हो सका। तो जी, अब तो ऐसा लगता है हमारा ससुराल ही है। और साथ ही साथ आपका गिला, बड़ा एलिक्वेंटली आपने गिला किया कि फ़ोन नहीं रिसीव होता, तो नहीं आपसे मोहब्बत है, और ये आपकी मोहब्बत है। मेरा फ़ोन हमेशा उठाते भी हैं, बैग भी कहते हैं मेरी दावत पे, और हमेशा तशरीफ़ भी लाते हैं। जी, काशिफ़ भाई से थोड़ा सा जान लेते हैं। काशिफ़ भाई तो सियासी शख्सियत हैं, मसरूफियत ज़्यादा होती है सियासी वर्कर की, बड़ी गहमा गहमी है आजकल, हर तरफ सियासत ही हो रही है, और लोग ईद मिलने के लिए बुला रहे हैं तो भी सियासी बात कर रहे हैं और सियासत पे ही बात हो रही है। फरमाइए
क्या मसरूफियत रही काशिफ साहब की? सबसे पहले तो आपको और आपकी टीम को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया जनाब। कराची पाकिस्तान में आपको पता है कि इमरान खान के अलावा कोई चीज़ डिस्कस नहीं हो रही। 25 जुलाई से पहले भी इमरान खान डिस्कस हो रहे थे, उसके बाद आने के बाद फिर जिस तरीके से एक घर नहीं चलता, इन्होंने मुल्क चलाया। हाय हाय, हमने भी देखा, आपने भी देखा। बिल्कुल देखा। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब डिस्कस हो रहे हैं। करें, लोगों को राइट्स हैं, बाहर हैं, कराची में हैं, पाकिस्तान में हैं, लेकिन थोड़ा सा लिमिट में रह के चीज़ों को करें। अल्लाह करे बात समझ। आर्मी में हमारे यहाँ जैसे आर्मी पे उंगलियां उठाई जा रही हैं और तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है ऑफिशियल पेज पे जाके। बताइए। ट्विटर के 1,10,000, मतलब 5,000 से ज़्यादा नहीं जाते, लेकिन इतना। तो इन चीज़ों से उन सिपाहियों को देखना चाहिए जो बेचारा हमारे लिए शहीद हो रहा है। हाय हाय, काश ये बात कुर्बानी दे रहा है, सरहद पे ड्यूटी कर रहा है बेचारा, ना सर्दी देख रहा है, ना धूप, ना गर्मी। ठीक है, हर घर में खराब अच्छे लोग होते हैं, इनमें भी होंगे। तो अब इस तरीके से चीज़ों को करना, ये थोड़ा सा अफसोसनाक है। चीज़ों को हमें बहसियत मजमूई देखना होता है। मैं बार बार एक बात दोहरा रहा हूँ, प्रोग्राम के आगाज़ में भी मैंने बड़ी लंबी एक तमहीद बांधी इस हवाले से कि सियासी इख्तिलाफ होना चाहिए, लेकिन हमारे जैसे माशरों के लिए इख्तिलाफ इंतहाई मुहलिक साबित होता है। जहाँ पर तालीम की कमी हो, आगही का कहत हो, ना शऊर हो, ना बात करने की तमीज़ हो, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मुहलिक साबित होगा। आपने इदारे का तस्करा किया, एक ऐसा इदारा है उसकी कुर्बानियाँ बेमिसाल कुर्बानियाँ हैं। वो हैं तो हम आज हैं, बेशक है, और वो कुर्बानियों का सिलसिला कभी थमा नहीं किसी दौर में। रोजाना मैं क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि ईद मनाना, ये आप उससे जाके पूछें जो अपने घर से दूर ईद मनाता है, और जो शख्स अपनी जान हथेली पे रख के अपने घर वालों से दूर मोर्चे पर बैठा है, आप सोचेंगे उसके ऊपर क्या कैफियत होगी, और उसके दिल में सिर्फ जज्बा ही है कि मेरा मुल्क सलामत रहे। आप उसके लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें। मुझे ज़ाती हैसियत में बड़ा दुख हुआ है, हालांकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है यकीनन, बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग सिर्फ पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तान में लोग उसमें कमेंट्स कर रहे हैं कि पैसे लेके, तो भाई कोई सियासतदान दे कुर्बानी, बिल्कुल ऐसा ही कोई करके दिखाइए। इरफान भाई, ये ज़रा बच्चों के हवाले से मेरा आजकल बड़ी कोशिश ही है कि इनको जो है वो डायरेक्शन दिखाने की कोशिश की जाए। समझना ना समझना ये उनके ऊपर है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि इख्तिलाफ होना चाहिए, लेकिन मैं आज ये बात इस पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि हमारे जैसे माशरों के लिए इंतहाई मुहलिक साबित होगा। आप खुदारा अपने आप को इससे दूर रखें। आप क्या राय रखते हैं? मैं चाहूँगा ज़रा अलग कुशाई कीजिए। जी, क्वेश्चन अगेन बड़ी प्यारी बात की, जो फोर्सेस के लोग हैं, हमारे जवान हैं, जिनकी वजह से हम पुरअमन तरीके से और खुशी से ईद मना सकते हैं, तो असल तो मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा तमाम जो फोर्सेस के लोग हैं, चाहे पुलिस हो, रेंजर्स हो, आर्मी हो, ईद के दिन भी जो अपनी ड्यूटी निभा रहे होते हैं ताकि हम चैन से सो सकें, ईद मना सकें, खुशियाँ मना सकें, तो असल तो उनको ईद मुबारक सबसे पहले। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, इख्तिलाफ करने के लिए भी इल्म की ज़रूरत है। बिल्कुल जाहिल का इख्तिलाफ करना तो ऐसा ही है जैसे तबाही करना। तबाही, बिल्कुल, वो तो मैं ना मानू वाली बात करें। एक लॉजिकल जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होगा, वो एक अलग चीज़ होगी, और एक जाहिल के इख्तिलाफ करने में बहुत फ़र्क होगा। जहाँ ठीक है, जमहूरियत देखिए उसी माशरे को सूट करती है जहाँ पर जो इल्म की बुनियाद पर हो। बेशक ऐसा ही। जहाँ आलिम और जाहिल बराबर हो जाएंगे तो वहाँ कभी भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं होगा या इख्तिलाफात नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि बेस्ड ऑन नॉलेज, बेस्ड ऑन क्या कहना चाहिए, मैच्योरिटी होनी चाहिए सारी चीज़ें। और बच्चों को, यूथ को, सबको मैं यही मैसेज दूंगा कि जो भी चीज़ें हो, देखो आज हम जिस हाल में भी हैं ना यासिर, बहैसियत पाकिस्तानी कोई अच्छे हाल में नहीं है जहाँ में होना चाहिए था, वहाँ नहीं है। अगर हम अपना ट्रैक रिकॉर्ड को अगर रिव्यू करें तो आज हम जो कुछ भी हैं, जैसे भी अपने माजी के किए गए फैसलों की वजह से, और फैसले हमने किए शख्सियत परस्ती की बुनियाद पर, हमने फैसले किए मौरूसी सियासत की बुनियाद पर। बिल्कुल ठीक है। हमें कभी कौन सा नारा, किसी भी शख्स का नारा लगा दिया गया कि मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, एक जाहिलाना नारा लगा दिया तो हमने मंजिल छोड़ के रहनुमा के शख्स के पीछे लग गए, या हमें किसी भुट्टो का नारा लगवा के जिंदा है तो उसी पे वोट लेना है। बिल्कुल। तो
ये जो लेगेसी है ना, ये जो कर्ज है कहना चाहिए, इससे हमें जान छुड़ानी पड़ेगी, क्योंकि आज हम जिस हाल में भी, मैं कहता हूँ, अपने माजी में किए गए फैसलों की वजह से यहाँ तक पहुंचे। बुरे हाल है, तो हमने माजी में जो फैसले किए, जो कि ज़ाहिर शख्सियत परस्ती की बुनियाद पर थे, या फंडामेंटलिज्म कह लें इसको, पॉलिटिकल फंडामेंटलिज्म मैं कहूँगा इसे, या सिर्फ रादर देन दैट कि ये पॉलिटिकल फंडामेंटलिज्म है कि हमने जो हमारे दादा ने जिसको वोट दिया या हमारे वालिदैन ने जिसको वोट दिया, उन्हीं को हम वोट देंगे और फिर आगे हमारे बच्चे भी उन्हीं को वोट देंगे, सिर्फ इस वजह से कि एक चली आ रही है मौरूसी सियासत। ऐसा नहीं होना चाहिए, और हमने फैसले करके देख लिए ना। और अगर हमें अच्छा कल चाहिए, इफ यू वांट अ बेटर टुमारो, विल हैव टू चेंज आवर डिसीजंस। हमें अपने फैसलों को रिव्यू करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। बल्कि मैं अपने लीडर की एक बात कोट करना चाहता हूँ, मुस्तफा कमाल साहब की बड़ी प्यारी बात उन्होंने की, कि कहा कि अगर आपका कोई मसीहा हो सकता है तो वो आप खुद हो सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा। अगर आप अपने साथ रहम कर सकते हो तो कोई कर सकते हो, वो आप खुद कर सकते हो। और वो इस तरह के आपको अपने फैसले चेंज करने पड़ेंगे। चेंज लाने के लिए फैसलों को भी चेंज करना पड़ेगा, वरना ये आप फिर वर्स्ट और फिर द वर्स्ट की तरफ चले। अच्छा, दोनों से सवाल है, लेकिन पहले आप इसका जवाब दीजिए। तो हमारे यहाँ कल्चर बिल्कुल नहीं है कि जो लीडर ने कह दिया उससे इख्तिलाफ नहीं किया जा सकता। अगर किसी ने इख्तिलाफ किया तो उसको उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। इसकी हमारे जिंदा मिसालें मौजूद हैं। बच्चे आजकल क्योंकि नहीं जानते कि जो जिस पार्टी को अभी मैं बात कर रहा था कुछ देर पहले, क्योंकि नाम ले लिया आपने, चले मुनासिब तो खैर नहीं था, लेकिन लोगों को पता है किसके बारे में बात हो रही है। वहाँ पे भी जो इसकी मिसालें दिया करते थे कि जी हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हम एक डेमोक्रेटिक तरीके से चल रहे हैं, वहाँ पे जिसने लीडर से इख्तिलाफ किया उसको सेट असाइड कर दिया गया। यहाँ पे क्या सूरत हाल है? क्या इतना हमारे पास ज़र्फ है? क्या हम इतनी स्पेस देते हैं? आपके यहाँ क्या ये कल्चर है कि वर्कर की बात सुनी जाए, अगर वो किसी फैसले पर इख्तिलाफ रखता है तो उसको अहमियत दी जाए, फौकियत दी जाए अपने फैसले के ऊपर? या सिर्फ उस पॉलिटिक्स में ना एक फियर का एलिमेंट था, फियर एंड ग्रीड का एलिमेंट था। अगर हम सब जानते हो, एक कहना चाहिए कराची एक हॉस्टेज की तरह था, हम सब हॉस्टेजेस थे, और हम में किसी में भी उसके खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं थी। मैं खुद उसमें शामिल हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि एक खौफ इतना ज्यादा था कि कोई नाम भी ले तो उसकी अगले दिन शायद लाश मिलती थी। तो उस वजह से उस वक्त की सियासत में और आज की सियासत में जमीन आसमान का फर्क है। आज लोगों के पास ऑप्शंस बहुत हैं, आज फेयर फ्री पॉलिटिक्स हो रही है, तो आज बड़ी ओपन क्रिटिसिज्म हो रही होती है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, अपनी बात करूंगा कि जहां हम देखते हैं कि ओपन क्रिटिसिज्म होती है और जहां किसी को ज्यादा इख्तलाफ हो, बात समझ में नहीं आती, तो वो फिर दूसरी जगह कोई और स्विच कर जाता है। ब्रांचेस इतनी ज्यादा हो गई हैं अब कि बंदा कभी कोई इस पार्टी में, कोई उस पार्टी में, कुछ पार्टी में, आए दिन चेंजेस हो रहे होते हैं। तो इस तर्ज सियासत में वो खौफ वाली पॉलिटिक्स अब नहीं रही। उसमें कि लोग फिर अब बहुत ज्यादा हम्बल भी हैं, और होना भी ये चाहिए, कंपटीशन क्रिएट होना चाहिए, और इसमें पॉजिटिव कंपटीशन होना चाहिए। तो लोग अपनी परफॉर्मेंस की बिहाफ पर वोट को गेन करें, लोगों को अट्रैक्ट करें अपने बिहेवियर से, अपने मैनिफेस्टो से, अपने अमल से, ये सारी चीजें होती हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत चेंज तो आया है एनीवेज इस चीज के अंदर, लेकिन अभी थोड़ा और टाइम लगेगा लोगों की जहन साजी, क्योंकि उस वक्त जो जहन साजी होती थी लोगों की, खौफ के एलिमेंट को रखते हुए लोगों के ब्रेन वॉश किए जाते थे, और उसमें जो है वो आर्ग्यूमेंट नहीं होता था बल्कि ओबे होता था। जिस तरह एक किसी फोर्स के अंदर, आर्मी के अंदर होता है, जिस तरह यूनिट्स और सेक्टर हुआ करते थे, इसी तरह वहां भी एक यूनिट सेक्टर वाला एक सिस्टम था, और उसमें ओबे नॉट आर्ग्यू, वो वाली पॉलिटिक्स होती थी, जिसमें कारकुनान को इस बात पे तैयार किया जाता था कि आप इख्तिलाफ नहीं कर सकते, आपने सिर्फ ओबे करना है, जो लीडरशिप की तरफ से अहकामात आ जाएं उन्हें फॉलो करना। एक बड़ा मसला बड़ा होता है। अभी आपने देखा होगा इलेक्शन कमीशन में भी एक अमेंडमेंट हो गई यासिर, उसमें यह हुआ कि अब कोई आजाद उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ सकता। किसी भी आजाद कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ने के लिए किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना पड़ेगा, और अगर वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करता, उसे अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी बनानी होगी, जिसके लिए उसको कम से कम 2000 जो है वो कारकुनान चाहिए, मेंबर्स चाहिए, तब वो जाकर इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर होगा। अब जो आज़ाद नहीं लड़ पा रहा, उसने किसी पार्टी को ज्वाइन करना है। अब हमारे हल में ये है कि अगर कोई किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो ला मोहल्ला उसे अपने लीडर को डिफेंड करना पड़ता है, चाहे वो सही है या चाहे वो गलत है। लेट मी गिव एन एग्जांपल, मेरी जब फर्स्ट पॉलिटिकल एफिलिएशन थी वो कहीं और थी। अच्छा, हमें टैलेंट को या लोगों को एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। अच्छा, हम कभी पॉलिटिकल नहीं रहा और वो न्यूली पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना चाहता है,
तो जब वो किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसका वो सारा जो भी माजी का वो मलबा है या उसकी जो भी चीजें उसको ओन करना पड़ रहा होता है, ओन करना वो चाहते ना चाहते वो अपने उस लीडर को डिफेंड कर रहा होता है, उनकी बातों को। अब मुझे कई लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि यार आपने फलाना पार्टी ज्वाइन कर ली, वो तो ये थे, वो तो वो ये किया, उन्होंने किया, मैंने तो नहीं किया, और मैंने भी देखा नहीं, उनके पास भी प्रूफ नहीं है। अब सिंस आई ज्वाइंड पीएसपी आई गॉट टू हियर सो मेनी क्रिटिसिज्म ऑन फेसबुक कि आपने ये ज्वाइन कर लिया। तो अच्छा, इसके ऊपर अभी गुफ्तगू करनी है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी कुछ पाकिस्तान के सियासी माहौल के हवाले से, हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं। सियासत पे बात क्यों हो रही है ईद के दिन? अब ये आप खुद से सवाल कीजिए कि कौन सा ऐसा घर है जहाँ पर आज सियासत की बात ईद के दिन नहीं हो रही। अब ये अच्छी बात है या बुरी बात, इसमें तो मैं नहीं बहस में जा सकता, लेकिन अब सवाल ये है कि इसमें ठीक कौन है? हर शख्स ये दावा कर रहा है, जिसके भी पास आप जाएं वो कहेगा जी सिर्फ हम ठीक है, हमारे अलावा पूरी दुनिया जो है वो चोर है। ये सियासी तालीमात है, ये लीडरशिप का कमाल है जो उसने किया है। इसके कितने ख़तरनाक नताइज निकलेंगे, इस हवाले से बात हो रही थी। मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं। ब्रेक पे जाने से पहले इरफान भाई हमारे हैं, इरफान खान साहब, उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी। काशिफ अमीन साहब तशरीफ़ फरमाएं, उनसे भी मैं वही सवाल करूंगा जो कुछ देर पहले मैंने इरफान भाई से किया था कि क्या यहाँ पर इतनी गुंजाइश मौजूद है कि सियासी इख्तिलाफ रखा जाए विद इन द पार्टी? पार्टी का लीडर अगर कोई बात कहता है और मैं समझता हूँ, मेरा सियासी तजर्बा ये कहता है कि ये फ़ैसला जो है वो हमारे हक़ में नहीं होगा या मुल्क या शहर के हक़ में नहीं होगा, तो उससे इख्तिलाफ कर सकता हूँ, इतनी स्पेस है? फरमाइए। देखिए, कराची और ख़ासतौर पे जो बात कर रहे हैं आप, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करता चलूँ। बेनज़ीर भुट्टो हमारी हर दिल अजीज़ लीडर थी। भले मेरी सियासी जमात अलग हो, बहुत हम उनको लाइक करते थे, लेकिन उनकी जमात में मैं देखता हूँ जो बहुत रिलायबल लोग हैं, पढ़े लिखे बुजुर्ग, और वो हाथ बांध के खड़े हुए होते हैं। तो अब ये नौज़ायदा सियासी लीडर के सामने ये अलमिया नहीं है, तो और लोगों का आप ये देखें ना आपके, अब ये किस तरफ हम ले जा रहे हैं। सियासी कारकुन देखें खुशामदी नहीं हो सकता, और अगर कोई खुशामदी है तो वो सियासी कारकुन नहीं है, वो गेट खोलने वाला और बंद करने वाला और जूते पॉलिश करने वाला, चेरी ब्लॉसम बोल देते हैं इमरान खान कि वो हैं। और ऐसे लोगों की हर पार्टी में आपको पता है कि लातादाद होते हैं। इनकिलाबी नज़रियाती लोग बहुत कम होते हैं। एमक्यूएम में थे, एमक्यूएम का सिस्टम आपको पता है कि आर्मी के बाद जो एक हमारे मुल्क की ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद सेकंड पे जो नज़्म ज़ब्त था वो एमक्यूएम में था, और उसमें अनीस कायम खानी एक रीढ़ की हड्डी रखते थे। ये मैं नहीं, आपके चैनल्स के काफ़ी बड़े बड़े एंकर ये प्रोग्राम कर चुके हैं अनीस कायम खानी पे, कि एक प्रैक्टिकल आदमी थे और ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कामयाब आदमी है। दूसरे सवाल उठा रहे थे ये इसी सिस्टम के ऊपर, जिस सिस्टम के अंदर जो है वो ओबीडियंस का ये हाल हुआ करता। उन्होंने जब एमक्यूएम से निकल के जब कराची में, एमक्यूएम से गद्दारी का मतलब ये था कि पहले स्टेप में ही मौत, सबसे छोटी सजा थी इस शहर के लिए। इन्हीं दो लोगों ने आवाज़ उठाई और लोग इनके साथ फिर जुड़ना शुरू हो गए। मुस्तफ़ा कमाल साहब प्रैक्टिकल आदमी, उन्होंने अपने आप को मनवाया इसी एमक्यूएम जैसी जमात में रहते हुए, जो पूरा पाकिस्तान इस पे यानी कि सच बोलें या झूठ कि ये बोरियों में बंद लाशें और भत्ता और कल्चर और रॉ के एजेंट। आप इख्तिलाफ करते हैं उनकी बात से? ठीक है, किसी बात पे तो इस नहीं, चीजें तो थी सारी हमारे सामने। नहीं, अभी होता है वो तो चले माजी की बात नहीं है। एमक्यूएम हमारे आगे ऐसे जैसे किसी माँ के आगे बच्चा नंगा होता है ना, तो एमक्यूएम में हमसे कोई चीज। चलिए आज सियासी बात नहीं करते, मैं ये सिर्फ जानना चाह रहा था। अब नहीं, मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ कि इसमें प्रैक्टिकल मतलब उस जैसी जमात जो पूरा पाकिस्तान एलिगेशन लगाए, उस जमात में मुस्तफ़ा कमाल जैसा आदमी का मेयर बनना और
और डिलीवर करना, जिसमें पठान, पंजाबी, सिंधी यानी कि ओवरऑल जितनी इकाइयां हैं वो उसकी तारीफ करते हैं। एमक्यूएम की बुराई तो कहीं तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम थी, आप समझते हैं कि शख्सियत का कमाल था जिसकी वजह से उन्होंने कमाल दिखाया, ऐसा ही है जी। अच्छा, अब बात ये हो रही थी कि जनाब ये जो सियासी इख्तिलाफ है इसकी नौइयत बड़ी मुख्तलिफ है हमारे यहाँ। वो पसमानदा जो जहन जिसके अंदर ना इल्म है ना उसमें शऊर है, जब वो जाता है इख्तिलाफ पे तो वो बहुत ख़तरनाक टकराव की शक्ल इख्तियार करता है, जो कि मैं आजकल देख रहा हूँ सोशल मीडिया के जरिए। रास्ता कैसे रोका जाए? क्या लीडरान का काम नहीं है कि वो बहसियत मजमुई पूरे कौम के बारे में सोचे, ना कि सिर्फ ये कि जो मुझे वोट देते हैं उनके बारे में सोचे या उनकी बात करे? अब यहाँ हो ये रहा है, अलमिया ये है कि यहाँ पे लीडरशिप ने किया ये कि तासुर ये दिया कि हमारे खिलाफ, हमारे अलावा जितने भी लोग बैठे हैं दाएं बाएं वो सारे सारे चोर हैं। अगर ये तालीम दी जाएगी, ये तरबियत अगर की जाएगी, तो उससे फिर क्या उम्मीद रखी जाएगी कि वो ये कौम आगे चल के कुछ करेगी? अगर वो शख्स भी इख्तिदार में वापस आ जाए तो वो डिलीवर कर सकेगा? ये बताइए ज़रा। बिल्कुल यासिर भाई, देखिए इख्तिलाफ सियासी, आपके सवाल का जवाब जो रह गया वो बिल्कुल हो रहा है आजकल, और होता भी है, और उसको जवाब भी दिए जाते हैं। लोग कारकुन भी आजकल, जो कारकुनान हैं या मेंबर्स हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, बड़े बोल्ड भी हैं। इख्तिलाफ होता है, लेकिन अगेन आपकी बात, इख्तिलाफ जो है वो लॉजिकल होना चाहिए। एक मिसाल मैं आपको दूं कि कालाबाग डैम की जब कुछ लिसानी जमातें तो उसकी मुखालफत कर रही थी, तो जो वहाँ के लोग थे उनको ये बताया गया कि जब ब्रीफ किया गया कि भाई डैम बनेगा और डैम बनने के बाद पानी से बिजली भी पैदा होगी, और बिजली के बाद वो आगे पानी, वाटर रिजर्वायर्स होंगे, बिजली पैदा होगी और सारी ज़रात होंगी, ये होगा वो होगा। तो जो लोग थे ना वहाँ के, चूंकि जाहिल थे, एजुकेटेड नहीं थे, तो उनको ये ऐसे एजुकेट, उनको ये मैसेज दिया गया कि सारी पानी की सारी बिजली तो निकाल ली जाएगी, तो पानी तो बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। जब पानी से सारी बिजली निकाल जाएगी तो वो ज़रात के भी काम नहीं रहेगा, तो हमारे पानी को ये नाकारा कर देंगे। तो लिहाजा जो है ना डैम की मुखालफत कर, ये जहालत पे मबनी इख्तिलाफ था, और लोगों को इसी तरह इस्तेमाल किया। ये चाहते ही नहीं है हमारे जो मौरूसी सियासतदान है कि हमारी आवाम एजुकेट हो, इनको सही तालीम दी जाए, इसीलिए तालीम इनका फोकस भी नहीं है। जब नॉलेज इज पावर, सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं ये सिस्टम के बेनिफिशियरी, जब नॉलेज आ जाएगी तो ज़ाहिर लोग जागेंगे। इल्म आदमी को मुतहर्रिक करता है, सोचने समझने पे मजबूर करता है, फिर वो एनालिसिस करता है, क्रिटिकल एनालिसिस कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कौन सा सही है, क्या चीज़ गलत है, और फिर वो ज़ाहिर अपोज भी करेगा, वो मुखालफत करेगा, वो खड़ा होगा, वो क्वेश्चन करेगा। दैट्स व्हाट दे डू नॉट वांट। अच्छा, पॉलिटिकल बयानात कुछ और होते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन में जो कारकुनान की जहन साजी होती है वो कुछ और कारकुनान को एजुकेट भी नहीं किया जाता। बहुत सारे लोग तो पॉलिटिकल ही नहीं होते, और वो जहालत पे मबनी इख्तिलाफात रेस करते रहते हैं, और वो फिर जो है ना बड़ी ख़तरनाक और बिगड़ी हुई शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो ये एक तो आपके सवाल में। अब दूसरा देखिए, अभी हालात जो है ना पाकिस्तान के हवाले से मैं कहता हूँ, अभी जो मामला चल रहे हैं, जैसे आपने एक प्रोग्राम के इंट्रो में भी कहा कि ये रहेंगे या नहीं रहेंगे, और बट मैं तो बड़ी अपने मुल्क के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक कोई मुआवजा करे या कोई ऐसी मामला तय कर दे कि आगे जाकर किसी किस्म की जो है वो टर्मोइल या कोई सिविल वॉर या ऐसी चीज़ें ना हो। और हमारी उम्मीद, हम खड़े रहेंगे इंशाल्लाह आखिरी सांस तक, जो अपना रोल होगा वो प्ले करेंगे इसके अंदर। लेकिन प्रोग्राम से पहले और इस ये जो मूवमेंट हुई नो कॉन्फिडेंस की, उस हवाले से तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर इसे हटा दिया गया इमरान खान को तो वो सियासी शहीद हो जाएगा, अगर आपको याद हो। जी जी बिल्कुल, और इसे हीरो बनाने की कोशिश की जाएगी, और ऐसा ही हुआ। आप यकीन जाने, मेरे घर वाले, मेरी वाइफ को सियासत से ऑलमोस्ट नफरत है, लेकिन इस इवेंट के बाद घर में मेरी पॉलिटिकल डिस्कशन शुरू हो गया है। औरतें भी पॉलिटिक्स को डिस्कस कर रही हैं इस मेजर एक इवेंट के बाद, शिफ्ट की जो रेजीम का शिफ्ट। तो इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि देखें लोगों ने इंटरेस्ट लिया, और वो सियासी शहीद भी बने, और लोगों की प्रोटेक्शन ये है कि अब आइंदा अगली दफ़ा इनको दोबारा लाने की कोशिश की जा रही है। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि वो कौन सी फोर्सेस, अनसीन फोर्सेस जो अपना रोल प्ले करती है हमेशा से, जिस तरह जो जनरल इलेक्शन में लेकर आए थे इमरान खान को। हम तो यही कहेंगे, क्योंकि हमें तो देखिए सामने नजर आता है इलेक्शन कमीशन, मैं खुद कैंडिडेट था, और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का रिजल्ट 3
दिन बाद आया था, जी। जिसमें बेचारी खवातीन पोलिंग एजेंट रात को 3-3 बजे तक रिजल्ट का इंतजार करती रही। एंड इट्स अ वेरी हार्ड जॉब। ये आसान नहीं है इलेक्शन की प्रिपरेशन और पोलिंग एजेंट्स को जमा करना, जब वॉलंटरली लोग आ रहे हो और खवातीन आ रही हो एज ए पोलिंग एजेंट काम करने के लिए, बीवी बच्चों को मतलब अपने बच्चों को छोड़कर, अपनी घर को छोड़कर रात को 3 बजे तक बैठी हैं, और आपका रात को 3-3 बजे तक रिजल्ट नहीं आ रहा, जिस पे फिर हमें क़यादत फोन करती है आ जाए यार अब कुछ नहीं होने वाला ना। अच्छा, ये मैं एक सवाल और इससे जुड़ा है, मैं जरा अच्छा, बड़ी प्यारी, हाँ जी जी जी, अपनी बात मैं बात ये करना चाहता था कि देखिए अब ये इमरान खान को हटा दिया गया, दोबारा आना या नहीं आना ये तो अभी वही अनसीन फोर्सेस डिसाइड करेंगी। वक्त ने ये तय करना है आगे चल के, वक्त नहीं तय करना। लेकिन एक खतरनाक चीज और भी हो सकती है। देखिए हमारे मुल्क का ये अलमिया रहा है कि जब किसी बड़ी ताकत से बात नहीं बनती है तो उसके खिलाफ एक दूसरी ताकत को खड़ा कर दिया जाता है। हमारे माजी में हमारे पास मिसाल है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को बैकिंग करके उसको खड़ा कर दिया जाता है, फिर जब वो सर उठाने लगती है तो उसके खिलाफ तीसरी को खड़ा कर दिया जाता है। अभी हमारे सामने देखें टीएलपी नजर आ रही है उठती हुई बहुत ज्यादा, फिर उसके अलावा और आवाजें आने लगती है किसी और को भी ऑन कर दिया जाए, शायद अगर आपके बारे में ये बात की जाती थी अगर जो है ये तासुर पाया जाता है, बिल्कुल ऐसी मैं बिल्कुल, तो ये चीज कि किसी ताकत के अगेंस्ट ताकत को खड़ा किया जाएगा, फिर उसमें क्लैश, फिर खूनरेजी, फिर वायलेंस का जो एलिमेंट है वो पॉलिटिक्स में शामिल हुआ, तो ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत हो चुका है। और आपके इस चैनल के इस प्रोग्राम के तवज्जो से मैं आम आवाम को एजुकेट भी करना चाहूँगा कि अब खुदारा अपने फैसले सोच समझ कर करें, अंधी तकलीद ना करें। अंधी तकलीद, जहाँ इख्तलाफ है वह इख्तलाफ करें, जहाँ आपका दिल नहीं मानता क्वेश्चन करें, सवाल करें, उसकी एक्सप्लेनेशन ले अपने लीडर से। सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं ये चाहूँगा, जरा काश साहब फरमाइए, ये फौरी इलेक्शन हो सकते हैं, आप करवा सकते हैं? क्योंकि अभी इन्होंने बताया कि बड़ा ह्यूमन कैपिटल रिक्वायर्ड होता है इसके लिए, पैसे बड़े चाहिए होता है, कैपिटल पैसे फाइनेंशियली आप इसके वो बहुत ही 20 अरब रुपया खर्चा आगे आया था, याद होगा आपको। अब ये कहाँ से लेकर आए हैं? और फिर इतना लोगों को इंगेज करना, इतनी सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाके इलेक्शन कॉन्टेस्ट करवाना, फिर यहाँ पर एक हल्का बंदियों का एक बड़ा मसला था, अभी उसको मामले को रिजॉल्व करना, ये तमाम चीज़ें अभी ड्यू हैं। तो बगैर हल्का बंदियों के तो शहर कराची के अंदर एक बड़ा मसला रहा है, क्योंकि ये अगर हल नहीं होगा तो यहाँ की जो सियासी जमातें, आपके ख्याल में क्या उनको इलेक्शन में जाना चाहिए इस मसले को हल किए बिना? फरमाइए। देखिए कराची की तो जो सबसे बड़ी जमात है जो दावेदार है वो MQM है। ठीक है। 2 वजारतें, 1 गवर्नरी, तो वो तो सौदेबाजी कर चुकी है। वो उनको कोई एतराज नहीं है, उनको सिर्फ जो है वो आपको पता है कि वो ड्रामेबाजी करनी है, बाकी सारा कंप्रोमाइज कर लिया उन्होंने। ठीक है। वो पक्का किला हैदराबाद के शौदा को भूल गए, वो कस्बा अलीगढ़ में जो शहीद हुए थे वो सब मतलब ले ला के बैग। मेरे सवाल का जवाब नहीं है, मैं ये सवाल आपकी खिदमत में रखा है कि इंतखाबात हो सकते हैं, इतनी गुंजाइश बिल्कुल हो सकते हैं। देखें खलाई मखलूक चाहे तो 24 घंटे में सब कुछ हो सकता है। आप सारी जिम्मेदारी अगर आप उन पर डाल दें या किसी भी ऊपर भी डाल दें, आप सिर्फ ये बताइए कि आप मुतामिल हैं अभी कि आपके पास पहले तो एक आपके पास एक ग्राउंड होना चाहिए ना। देखें पहले इस चीज़ से हमें समझने की ज़रूरत है ना, शहर कराची के अब बहुत सारे डिलिमिटेशंस का चक्कर है, ये सारे मामलात हैं अपनी जगह मौजूद हैं ना। कराची के मसाइल, ये तो आप इस पे कन्विंस हैं ना कि मसाइल हल नहीं होंगे जब तक यहाँ पे सेंसस सही नहीं होगा, जब तक यहाँ पे डिलिमिटेशंस का मसला हल नहीं होगा, सही हल्का बंदियाँ होंगी तो नशस्तें सही वो होंगी, तो जब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे तो इलेक्शन में उससे पहले जाना कैसा होगा ये बताइए ना। बाद में तो फिर वही मसाइल होंगे जिसका जो है वो कमाल साहब तस्करा करते आए। कराची का तो देखें मैं आपको बता दूं, बिल्कुल हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, आपके दिल गवाही देगा इस बात पे कि MQM और पीपल्स पार्टी के रहते हुए सिंध और कराची जो कि एक जुड़वा बहनें बोल रहे हैं, जुड़वा भाई बोल रहे हैं, आप चाहे आपस में बेचारे इनको जितना लड़ा लें सिंधी और महाजिर, ये जुड़वा बहनें हैं या भाई हैं, ठीक है, तो इनके होते हुए तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये कोई ऐसा काम हो जाए। ठीक है। हाँ रहा इलेक्शन का, आगे आप देख रहे हैं जो सूरत हाल है, तो शहबाज शरीफ साहब से बजट मेरे ख्याल से पास कराने के बाद उनको घर भेज दिया जाएगा। अच्छा। जो सूरत हाल नजर आ रही है ऐसा आपको, क्योंकि अंपायर उनके साथ है, तो लैक अंपायर जो है जिसको कोई डिस्कस नहीं कर रहा, लैक अंपायर इमरान खान के साथ है। अच्छा ये आपने बहुत खूब कहा। अच्छा हर मामला जो है ना, यहाँ हर मिसाल क्रिकेट से दी जाती है, और मैं बारहा इस बारे में तस्करा करता था भाई क्रिकेट जो है वो सियासत के खेल से ही अक्सर मुख्तलिफ है। बात ये है कि आप मुकाबला यहाँ पर जो ना फुटबॉल मैच का था वो क्रिकेट के खिलाड़ी लेकर आया, वो हो ही रहा था, हम उनको बार बार ये बात कहते थे कि जनाब वो क्रिकेट का मैच जिसको आप समझ के खेल रहे हो क्रिकेट का नहीं, वो हॉकी का खेल था और खिलाड़ी आपके पास हैं वो उसके भी नहीं चले। खैर
तो ये मसला है। अच्छा, ये तो खैर एक पूरे मुल्क का अलमिया है ना कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नहीं है, तभी तो ये सारी सूरत हाल है। लेकिन अब ये मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, अभी शहर कराची का मसला बहुत ज़्यादा पेचीदा हो गया। अभी काशिफ साहब ने इसमें बराह रास्त 2 पार्टीज़ को जो है मौरूद इल्ज़ाम जो है वो ठहरा दिया। अब अगर चाहे उनकी यहाँ नुमाइंदगी होती तो मैं बेहतर तौर पर उनके सामने भी ये सवाल रखता तो फिर ही होता, लेकिन क्योंकि ईद का मौका है थोड़ा हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू हो रही है। लेकिन ये कराची के मसाइल हल हो सकते हैं बिना हल्का बंदियों के या सेंसस का अगर सही ना हो? अब ये बुनियाद रखेगा कौन? सवाल ये पैदा होता है कि इसमें हल्की बहुत आवाज़ तो आती है कहीं ना कहीं से। ज़ाहिर है कि आप PSP को ही देख लें, क्योंकि ज़ाहिर पार्लियामेंट में जब पोजीशन होगी तो आप सही तरह से वो कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी लोग सदा एहतजाज बुलंद कर रहे हैं। इसमें जमात इस्लामी सर फहरिस्त है, उसने बड़ा इसके ऊपर आवाज़ उठाई है, सेंसस के ऊपर है, कराची के हुकूक के हवाले से, बल्दियाती एक्ट के हवाले से बड़ी उसमें कोशिशें उनकी रही हैं। तो क्या कराची के लोग उनको नज़रअंदाज कर देंगे? फरमाइए। नहीं बिल्कुल, ये तो बड़ी बेसिक और बुनियादी चीज़ है और आवाज़ उठाई है। मैं क्रेडिट दूंगा फैसल रज़ाब्दी को, मुस्तफ़ा कमाल भाई ने बहुत दफ़ा इस पे आवाज़ उठाई, सेंसस के ऊपर जमात इस्लामी ने उठाई है। और सेंसस ही, जब तक सेंसस सही नहीं होगा तब तक बजट की सही एलोकेशन नहीं होगी। देखिए NFC सही अवार्ड नहीं हो सकेगा, आपको अपना जो पार्ट ऑफ द NFC वो ठीक नहीं मिलेगा, जस्टिफाइड नहीं मिलेगा। फिर आपकी पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है, उसके अलावा बढ़ ही नहीं रही बल्कि जो एक बड़ा इन्फ्लक्स जो कराची में तेज़ी से आ रहा है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, और आप जाकर देखें जगह जगह, आप कहीं जंगल में भी रुक जाएं, किसी डेजर्टेड एरिया कराची के जो सबर्ब्स में कहीं भी रुक जाए, सन्नाटे में, वहाँ रुकते एक फ़कीर आपके पास आ जाता है, दस्तरखानों पर रश लगा हुआ है। और ज़्यादातर वहाँ लोकल लोग नहीं हैं, सेटलर्स आपको ज़्यादा मिलेंगे कराची के अंदर, जो इन दस्तरखानों पर मिलेंगे, भीख मांगते हुए मिलेंगे। फिर आपके पास देखें, जब तक सेंसस सही नहीं होगा ना आपके पास फिर एजुकेशन का सही फंड मिलेगा, ना ज़ाहिर है हेल्थ के लिए सही फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी, रोज़गार के आपके लिए मसले रहेंगे, पानी का मसला, ये सारे मसले सेंसस से जुड़े हुए हैं। तो सही सेंसस का होना तो क्रूशल है, इंडिस्पेंसेबल है, होना है ही होना है और होना चाहिए। अब ज़ाहिर है जब तक बात ये कि घर के दर्द का एहसास घर वाले को ही होगा, बाहर के लोग आके घर का दर्द फील नहीं करेंगे। जब तक कराची का खुद लोकल बंदे को नुमाइंदगी यहाँ की नहीं मिलेगी, जब तक पावर नहीं मिलेगा, चेंज नहीं आएगा। ये मेरा एक मानना है। ये मेरा मुत्तफिक हूं कि जो मसाइब ज़्यादा लोग हैं और वहाँ के बाहर वाले तो तो कराची की जब तक लीडरशिप कराची को नहीं मिलेगी, वो सही दर्द महसूस नहीं करेगा और डिलीवर भी नहीं करेंगे। यहाँ से सिर्फ लोग जो है वो, मुझे ऐसा लगता है कि सेटलर्स आकर कराची के अंदर पैसे को एक्सट्रैक्ट करते हैं यहाँ से और उसको री इन्वेस्ट करते हैं अपने इलाकों में जाकर। ये जुल्म है कराची, बहुत ज़्यादा जुल्म है, नहीं होना चाहिए और इस पर काम होना चाहिए, सोचना चाहिए उन लोगों को भी जो कराची के साथ खिलवाड़ करें, क्योंकि ये आपकी किया जा सकता है। अभी तहरीक इंसाफ भी यहाँ पर आई, लोगों को बड़ी उम्मीदें उसके साथ थी कि प्राइम मिनिस्टर, अच्छा ये मैं इनको बात ये उनके उसमें हमेशा रखता हूँ कि ये पहला मौका था कि वफाक में कोई हुकूमत बनी और वो कराची से मुंतखब होकर वफाक में उसका असर पड़ा। लेकिन जिस बुरी तरीके से लोगों को मायूस किया गया, ये लोग कहाँ जाए बेचारे। शहर कराची के ख़ास तौर पर लोग, एक सदर यहाँ पे था हैं, बल्कि अभी भी एक वज़ीर आज़म यहाँ पे था, वफाकी वज़रा यहाँ से थे, वो अपने हलकों में वापस नहीं आए। आप सोचें कि इससे ज़्यादा और क्या जुल्म होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर खुद यहाँ से जीत कर गया, कभी अपने हलके में उसने शक्ल नहीं दिखाई। तो इसमें क्या कराची वाला क्या करे? अगेन वही बात है, क्योंकि वो लोकल नहीं था यहाँ का, कराची का। ये बात भी, दूसरी बात आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी पे बात की आपने, डीलिमिटेशन पे बात की आपने। देखिए डीलिमिटेशन एक अलग चीज़ है, सेंसस एक अलग चीज़। सेंसस डीलिमिटेशन हो या ना हो, हमने तो यही देखा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नाम पे ना हमेशा इलेक्शन में खिलवाड़ी हुआ है यहाँ पर, और सिलेक्शन ज़्यादा हुआ है, इलेक्शन कम हुआ है। तो डीलिमिटेशन कर भी लें आप, तब भी अगर 3 दिन बाद रिजल्ट आने हैं, 2 दिन बाद रिजल्ट आने हैं, और आपका जो है वो RTS सिस्टम काम करना छोड़ देता है, बैठ जाता है और चीज़ें हो जाती है, तो फिर बस लेके फिर रिफॉर्म्स भी और बात करें तो बाकी ये कि अगेन PTI वाली बात जैसे आपने की कि बड़ी मैंडेट के साथ आए, काम किया, और असल में इनको ले डूबे इनके ओवर कमिटमेंट्स। मैं आ रहा हूँ उस तरफ, एक ब्रेक के लिए कह दिया है, एक मुख्तसर सी ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। ईद का दिन है और
सियासत पे गुफ्तगू हो रही है, ये भी एक बड़ा कमाल है। हर घर में बात सियासत की हो रही है। ईद के प्रोग्राम्स देखे, हमने खुद भी प्रोग्राम्स किए, बात सियासत की हुई। क्रिकेट का मैच हो, बात सियासत की है। नई फिल्म कोई लग रही हो सिनेमा पे, तो बात सियासत की है। ये बड़ा एक अजीब मिजाज बन गया। ईद की मुबारक बातें जो मौसूल हो रही हैं, सियासी बात के साथ हो रही हैं। एक दूसरे पे जुमले कसे जा रहे हैं, सियासी अंदाज में कसे जा रहे हैं। किसी पे अगर गुस्से का इजहार किया जा रहा है, सियासी अंदाज में किया जा रहा है। कल्चर बन गया है सियासत। इसके ऊपर बात हो रही है। जी इरफान भाई फरमाइएगा, कुछ देर पहले जो आपने एक वो रखा था जी जी कि एक्सपेक्टेशंस जी जी बिल्कुल इनकी तरफ हम से खुद भी ये सोचने पे मजबूर थे एक मौके पर कि वाकई क्या कुछ ऐसा हो सकता है। एक तो होता है ख्वाब दिखाना, जो कि सब दिखाते आए, ये ख्वाबों की ताबीर दिखा रहे थे। ऐसे ही ऐसे देखिए, कराची किसके हवाले था सबको पता है, बिल्कुल 3 दहाइयों से। और सिंध गवर्नमेंट हो या एमक्यूएम की गवर्नमेंट हो, जो भी गवर्नमेंट रही यहाँ पर, तो उन्होंने कराची का क्या हाल किया हम सब जानते हैं। तबाही के अलावा कोई एक छोटा सा टेन्योर आया जिसमें वो शहर बता रहा है, आप काम गली कूचों हुआ, में जाकर शहर बताता है चीख कर बता रहा है इसके साथ क्या हुआ। और ट्रैफिक का आज हाल देख लें, ट्रैफिक में रिफॉर्म्स हम नहीं ला सके, मतलब कोई सेटअप ही नहीं दे सके, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है हमारे पास, कोई मतलब मैनुअल सिस्टम आज भी चल रहा है ट्रैफिक के अंदर भी। आप देखें पूरे शहर का बुरा हाल है, मोहनजोदड़ो में चेंज होने वाला है ऐसा लगता है शहर, अजायब घर बन रहा है। तो अच्छा फिर हमें लगा कि इमरान खान एक चेंज आने वाला है, और कप्तान ने बड़ा अच्छा एक परफॉर्म किया क्रिकेट के अंदर, तो शायद लोगों ने सोचा ये सियासत में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, या इनके पास पॉलिटिकल कोई टीम अपनी नहीं थी, किराए की टीम थी, तो जाहिर है वो ओवर कमिटमेंट बहुत ज़्यादा हो गया कि 90 डेज में ये हो जाएगा। चलो 90 डेज में नहीं करते, आप 180 डेज में कर लेते। एक सवाल उस वक्त भी साल में खिदमत में हाँ कर लेते, कैसे मुमकिन है भाई, गवर्नर हाउस के आगे बुलडोजर खड़ा होगा तो ये होगा, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देना और फिर डिलीवर कुछ नहीं किया आपने, गुब्बारे से जैसे हवा निकल गई। साइकिल पे जाना है, साइकिल पर अच्छा उसके सब ऑपोजिट हो रहा था, बल्कि एक्स्ट्रा ऑपोजिट हो रहा था। ठीक है, ऐसे ही है आपकी वो लेविशनेस और वो खत्म ही नहीं हो रही थी। अब दूसरी बात ये है कि ठीक है ये हो गया, फिर जो ज़ाहिर लोग आपको लेकर आए इतनी भारी तादाद के साथ, और फिर आपकी मैं समझता हूँ जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट कामयाब हुई उसके अगेंस्ट, वो इसी वजह से हुई कि आपकी अपनी गलतियाँ थी, क्योंकि आपने ओवर कमिट किया, डिलीवर उसका हाफ भी नहीं किया, कुछ भी डिलीवर नहीं किया आपने, और ज़ाहिर फिर उन लोगों को पॉलिटिकल माइलेज मिल गया, वो सारी आपके जो इकट्ठा हो गए आपके अगेंस्ट सारे दुश्मन जो पॉलिटिकल एनिमीज थे, और उन्हें कामयाबी आपकी नाअहली की वजह से उन्हें कामयाबी मिल गई, और ये आज आप हुकूमत में नहीं है। तो अब ये दोबारा जो चीज़ सिचुएशन आगे क्रिएट हो रही है, अल्लाह खैर करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बाकी आवाम को अगेन हम शऊर देंगे तो शायद इस चीज़ से हम निकल पाएंगे कि ज़रूरी नहीं है कि अच्छा क्रिकेटर अच्छा पॉलिटिशियन भी हो, जैसे लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी, तो उसके लिए एक टीम वर्क चाहिए, और आपको मुखलिस लोगों की एक टीम चाहिए, एक्सपर्ट्स लोगों की एक टीम चाहिए, और एक्सपर्टीज ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। आपको पता है हमने कहा था कि हर अच्छा इंसान अच्छा पॉलिटिशियन नहीं हो सकता, हर अच्छा इंसान अच्छा एंकर नहीं हो सकता। अच्छा एंकर होना, अच्छा कुक होना, अच्छा पॉलिटिशियन होना और एक अच्छा इंसान होना दो अलग चीज़ें हैं। ज़रूरी है अच्छा इंसान होना, इट एड्स मच वैल्यू, और लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान होना इज नॉट सफिशिएंट। तो अगेन खान के साथ भी यही कोई सीन हो गया कि वो खुद शायद लोगों ने कहा करप्ट नहीं है, पैसा बहुत है, दुनिया देखी है, एक इंटरनेशनल फिगर है, ये डिलीवर कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं यही दो रास्ते, मैंने अक्सर बच्चों को मैं अपने क्लास के अंदर भी ये बात बताता हूँ कि अगर एक जहाज जो कराची से लाहौर उसने उड़कर जाना है, दो ऑप्शन आपको दिए जाएं कि जहाज़ का पायलट है, इंतहाई ईमानदार और शरीफ नफ्स इंसान है, कभी इसने चोरी नहीं की, कभी इसने प्रॉपर्टी नहीं बनाई, कुछ नहीं बनाई, लेकिन उसको जहाज़ उड़ाना नहीं आता, आप ऐसे जहाज़ में सवार होना पसंद करेंगे? दूसरी तरफ मैं आपको ऑप्शन ये देता हूँ कि एक जहाज़ का जो मैंने आपसे कहा ना, इस दफ़ा तो मुबारकबाद भी सियासी अंदाज में दी जा रही है, जुमले सियासी कहे जा रहे हैं। दूसरी तरफ जहाज़ का अगर पायलट जो कि ईमानदार भी नहीं है, शायद नमाज की पाबंदी भी ना करता हो, मामलात भी ठीक नहीं हो, लेकिन बेहतरीन जहाज़ चलाना जानता हो, तो आपका इंतखाब क्या होगा? ज़रा सोच के जवाब दीजिए। इसका कतई मतलब मकसद ये नहीं है, मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे शख्स को जो है मुल्क की बागडोर दें, ये मैं समझाने के लिए आपको मशवरा दे रहा हूँ कि इसके लिए एक्सपर्टीज़ होना ज़रूरी है। जो आप काम करने जा रहे हैं
उसमें आपकी एक्सपर्टीज होंगी, तभी आप वो काम ठीक तरह से कर पाएंगे। तो ये पहली शर्त होती है। उसके बाद ये देखा जाएगा कि जनाब आया उसके मामला दुरुस्त हैं नहीं है। सबके कोई ना कहीं हमारे अपने मामला बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन क्या हम अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये जानना ज़रूरी है। जी जनाब, अब ये कराची शहर के मसाइल के हवाले से बात हो रही है। अब अलमिया ये है कि शहर कराची में अगर कोई 2 दरख्त भी लगा देता है तो कहता है हमने इसकी तकदीर बदल दी है, या हमने इसकी तकदीर के लिए ऐसा फैसला कर दिया जो आज पहले शायद कभी किसी ने ना किया हो। क्या इनसे मामला हल हो जाएंगे? ये मज़ीद कराची वालों के लिए ख़ास तौर पे मैं इसलिए कहता हूँ बेचारे बहुत ज़्यादा महरूमियों का शिकार हैं, और सब ने आकर इधर जो है वो अपने हाथ धोए हैं, सब ने ही दावे किए, नारे लगाए। तो क्या वाक़तन मसाइल को कोई हल कर सकेगा? ये ज़रा फरमाइए। देखें, आर्टिफिशियल चीज़ें तो आप देख ही रहे हैं, एक अरसे से प्लांटेड। पीटीआई को लाया गया, पीटीआई ने कोई इमरान साहब की मोहब्बत में नहीं, कराची के लोगों ने वोट डाल दिए थे। वो एमकेएम का फैक्टर था, उनको दुरुस्त करने के लिए शटअप कॉल दी थी कराची के लोगों ने, और वो उस चक्कर में वो लेके आए, इनको मैंडेट मिला। कराची का जो मैटर है, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा हब है, और इसको रियासत को सीरियस देखना चाहिए। रियासत माँ होती है, और माँ किस तरह का किरदार अदा कर रही है कि वो हमें सही गिनने को तैयार नहीं है, तो वो हमें आगे हुकूक क्या देगी। ये इदारों के रवैये हैं, इस पे उन्हें नज़रसानी करनी चाहिए। बलूचिस्तान में आप देखेंगे कोई एक दिन में बलोच जो हैं नाराज होके पहाड़ों पे नहीं चढ़ गए, रवैये थे। बानी एमकेएम एक रात में रॉक एजेंट नहीं हो गए, रवैये थे। तो आप किस तरफ मुल्क को ले जा रहे हैं? फिर वो चंदे की पार्टी पीटीआई, इधर से उठा के डाल, उधर से डाल उसकी बास्केट में। तो आप ये तवक्को कर रहे हैं कि वो लोग दुआएं देंगे, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, या कहीं से भी लोग जमा करके वहाँ भेजे गए, तो उनका भी अब मौका आया है, वो बदला ले रहे हैं। और फिर इमरान खान साहब ने आके पाकिस्तान पे खुदकश कर दिया। खुदकश देखा है ना, एक ब्लास्ट होता है तो सब बर्बाद हो जाता है, तो इन्होंने आके वही किया पाकिस्तान के साथ। अब इनको दोबारा लाया जा रहा है उस मेकअप करके और हमदर्दियां बटोरने के लिए। चलिए, ये तो अब आने वाला वक्त उसको फैसला करेगा ना, ये डिटर्मिन वक्त नहीं करना होगा कि कौन सही है। लेकिन क्या हम, अब बड़ा मुश्किल सवाल है ये कि क्या दुरुस्त समत में चल पड़े हैं, क्योंकि दावेदार तो अब सभी हैं, हर शख्स ये दावा कर रहा है जी उसको सियासी शऊर आ चुका है। क्या वाक़तन इसको सियासी शऊर समझा जाए कि यहाँ पर अगर इजहार राय की आज़ादी ज़्यादा हो गई है निस्बतन पहले के मुकाबले में, जिस दौर में हमने मामलात को देखा है, जो सब कुछ होता आया है, उसके मुकाबले में आज बहुत सियासी आज़ादी है, तो क्या समत मिल गई है? अब मसला ये कि ये तो सारे ऑप्शन जो टेबल पे आपके पड़े हैं, सबको ही आजमा के लोगों ने देख लिया है। अब कार्ड्स को आप शफल कर लें, लेकिन उसके बाद भी उनकी हैसियत हैसियत तब्दील, जगह तो तब्दील हो जाएगी लेकिन हैसियत तब्दील नहीं होगी। ये पिक एंड चूज का मरहला है, कैसे ठीक हो सके ये फर्क? एक तो जो आम लोगों का या सिर्फ माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा। भले आप ठीक है, इख्तिलाफ राय की आपको आज़ादी मिल गई है, लेकिन जब तक जो करप्शन जो पेनिट्रेट कर गई है पूरे सिस्टम के अंदर, और वो सस्टेनेबल हो चुकी है। ये जरा फरमा दीजिए आपने, अच्छा को इसकी तशरीह कर दीजिए, क्योंकि जो करप्शन है ना, अब बच्चों से मैं अक्सर सवाल पूछता हूँ कि वो करप्शन क्या है, वो कहता है वो जी बेटे के अकाउंट में पैसे डलवा दिए उसमें। क्या सिर्फ करप्शन महज इसी का नाम है, और भी कुछ करप्शन तो बहुत कुछ आता है। करप्शन में तकरीबन अपनी ड्यूटी को सही से अदा ना करना, ये भी एक करप्शन है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सच ना बोलना, हाँ, अमानत में खयानत करना, ये सबसे बड़ी करप्शन है। क्योंकि आप अमानतदार हो अवाम के। अवाम क्या कर सकती है? देखिए, अवाम कहते हैं, लोग अक्सर कहते हैं कि अवाम से गिला कर रहे हो, मैंने फैक्ट्रियां नहीं बनाई। हाँ, बहुत सारे पेट्रोल पंप्स नहीं बनाए, फैक्ट्री नहीं बनाई, और बहुत सारी चीजें, इनकी जायदादें तो उठाकर देखें आप, घरों पे कभी रेड्स करें तो आपको पता चले कि क्या क्या निकलेगा उसके अंदर से। नस्लों बल्कि कारून के खजाने निकल रहे होंगे लोगों के घरों से। तो बात ये, करप्शन की तो बड़ी बड़ी डेफिनेशन है, और करप्शन सिर्फ पैसों की सूरत में नहीं होती। करप्शन जो है अपनी जिम्मेदारी का सही अदा ना करना, और लोगों की अमानत में खयानत करना, और ये सबसे बड़ी अमानत है जो लोग आपको सेलेक्ट कर लोग आपको लेकर आते हैं इलेक्ट करने के बाद, और आपको रिस्पॉन्सिबल सीट पर बिठाते हैं, तो फिर अवामी नुमाइंदे हैं। उनके हुकूक की पासदारी करना, उनको डिलीवर करना, और अगर ये डिलीवर नहीं कर रहे और अपने सिर्फ मिनिस्ट्री इसलिए लिए कि आपने सिर्फ पैसे बनाने और प्रोटोकॉल कल्चर को मज़ीद फ़रोग़ देना है, और वहीं से पैदागिरी के मामलात करने हैं, तो फिर ज़रा ये सारी करप्शन के ज़िम्मे में आता है।
और कराची को तो बहुत नोचा जा रहा है, बहुत इसका बेड़ा गर्क कर दिया गया। बस अभी अभी मैसेज प्रोग्राम लाइट सा है, बहुत ज़्यादा मैं क्रिटिकल और हार्ड होना भी नहीं चाहता इस प्रोग्राम में, लेकिन नौयत इससे भी ज़्यादा पहुंच चुकी है यासिर भाई कसम से। और ज़रा एक चेंज तो आया है और इंशाल्लाह बेहतर ना, अल्लाह की ज़ात से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए और हमें अपने हिस्से की कोशिश करनी चाहिए। तो एज ए कॉम मैं यही कहूँगा, एज ए पाकिस्तानी पूरी कॉम से आपके चैनल की तवज्जो से मैं कहूँगा, मैं खुद एक पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हूँ और अब मजबूरी भी हिस्सा होना, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये पाबंदी लगा दी कि आज़ाद कैंडिडेट्स इलेक्शन नहीं लड़ सकते। उन्होंने दे हैव टू बी एफिलिएटेड विद द पॉलिटिकल रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। तो वो इसकी बहुत सारी वजूहत है, अच्छा भी और गलत भी है भारत। तो इसमें बड़ी प्यारी बात किसी ने लिखी अपनी किताब में कि 1947 से पहले और 1947 में एक कौम थी जिसे एक मुल्क की ज़रूरत थी और उसने मुसलसल जद्दोजहद करके उस मुल्क को हासिल कर लिया और वह हमारा पाकिस्तान। चूँकि वो एक कौम थे और मुसलसल जद्दोजहद से और ईमानदारी के साथ, खुलूस के साथ उन्होंने इस मुल्क को हासिल कर लिया। आज इस मुल्क को एक कौम की ज़रूरत है और वो कौम हम इस मुल्क को नहीं दे पा रहे हैं। हमें ज़बान लिसानियत के हवाले से तकसीम दर तकसीम कर दिया गया है, तबकों के हवाले से, पार्टी के हवाले से इतना तकसीम कर दिया गया है कि हम एक ताकत नहीं रहे और डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी हमारे ऊपर अप्लाई की गई। ये बैरूनी अनासिर हों या हमारे अंदर के गद्दार हों, इन सब से मिलकर ये सारी चीज़ हुई। तो हमें अपने अंदर मौजूद गद्दारों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बाहर से लड़ने से पहले अंदर की सफाई ज़रूरी है। तो उन फोर्सेस को मैं आपके चैनल के तवज्जो से एम्फसाइज करूंगा कि वो जो अनसीन फोर्सेस हैं, अगेन मैं क्यों कहता हूँ अनसीन फोर्सेस, हमें जब मेरा इलेक्शन हुआ था ना, हमें तो इलेक्शन कमीशन नजर आ रहा था और पीछे क्या था मुझे नहीं पता कि कैसे रिजल्ट चेंज हुए। दो चीजें ऐड कर दूं करप्शन के हवाले से कि इसको हिसाब में शामिल कर लेना चाहिए और इसकी लिमिट दे दी चाहिए कि जी ये जायज है। और एक कानून के हिसाब से मैं राय देना चाहता हूँ एज अ सियासी वर्कर कि जो जितना हमारे यहाँ कानून तोड़ेगा वो उतना बड़ा मुहब्बे वतन है। ये मैं 40-42 साल एज है, प्रैक्टिकली एक बता रहा हूँ कि जो जितना रोंदेगा पैरों तले कानून को, के साथ कहना पड़ता है, अफसोस के साथ, बहुत बैड, हाँ, और वो उतना बड़ा मुहब्बे वतन है। तो ये अलमिया है कि हम माशरे को हमने अपना ये बना लिया, क्लैप्स हो गया, अखलाकियात क्लैप्स हो गई है। आप हाल ही में यूनिवर्सिटी वाला वाकया ले लें, वो पढ़ी लिखी खातून, इंतहाई तकलीफ दे और अफसोस, इतनी तकलीफ दे। ये इदारों को चीजें सोचना चाहिए कि हम कहाँ ले जा रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी हम सब के ऊपर आई होती है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि गलतियाँ अगर ये हुई हैं तो इसके जिम्मेदार हम सब हैं। बहैसियत पूरे मुल्क में कौम के जिसको आप कहते हैं, सबकी इसमें गलतियाँ हैं, सोचने पे हमें मजबूर करती हैं कि अगर सब कुछ हो रहा है और कोई पहला वाक़या नहीं है, इस तरह के लातादाद वाक़यात हो चुके हैं। लेकिन बहरहाल हमें अपने मामलात को दुरुस्त करना होगा। हमें अब पहले से ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है कि मामलात को बारीक बीनी से उसका जायज़ा लें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जब तक इन तमाम चीज़ों के बारे में नहीं सोचेंगे, अब तो हो ही रहा है कि अगर हम सोचने पे मजबूर भी हैं तो हम सिर्फ वो सोचने पे मजबूर हैं जिस पे हमें मजबूर किया जा रहा है। अगर हम इससे आगे बढ़कर कुछ सोचेंगे तभी जाके किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। और यही कुछ हो रहा है जिसकी बार बार निशानदेही की जा रही है। आज क्योंकि ईद का मौका है, ईद के मौके पर तो हमारा पैगाम ये होता है अमूमन कि आप गिले और शिकवों को भुला दें। एक रिवायती जुमला है ये, वैसे अमलन इसके ऊपर क्या कुछ होता है वो तो हमें पता है, खुद इससे कितना फ़ायदा उठाते हैं, कितना इस बात को समझ सकते हैं। बहरहाल बड़ा इंतहाई मुश्किल काम है। ये नसीहत करना दुनिया का शायद सबसे आसान काम है, इसके ऊपर अमल करना दुनिया का सबसे मुश्किल है और एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। यानी कि मैं यहाँ बैठकर आपको नसीहत कर दूँ, एक रिवायती जुमले जैसे आप देखते हैं ना, ईद का दिन का आगाज़ होता है कि फ़लाना की जानिब से ईद की मुबारकबाद, ये ईद की मुबारकबाद, ये रिवायती जुमले हैं। कहीं पे अगर हादसा हो जाए तो अफसोस का इजहार, कहीं पे बजट अगर आ जाए तो लिखा हुआ आता है कि इसको मुस्तरद करते हैं। ये रिवायती जुमले हैं। तो इसी तरह ये भी एक रिवायती जुमला है जो आपको हदिया कर रहे हैं इस वक्त कि जनाब इख्तलाफात को भुलाइए और ये तमाम चीज़ें नामुमकिन हैं। लेकिन सोचें ज़रूर बैठ के, ये छुट्टियों के आपके पास ये जो लम्हे हैं, मैं आखिर में अपनी बात मुकम्मल करने से पहले ये चाहूँगा क्योंकि वक्त ख़त्म हो चुका है, नीचे स्क्रॉल जो है क्रेडिट्स हैं वो चल पड़े। मैं हमारे जो मौजूद मेहमान हैं इरफान खान साहब, उनसे गुजारिश करूँगा कि ईद के हवाले से जी आप कोई पैगाम ज़रूर दीजिए देखने वालों।
नहीं, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच यासिर। बस पैगाम यही है कि जो हमारी नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, अगर हम उसको मजबूती से पकड़ लें बेशक तो बहुत सारे हमारे 99 क्या 100% 100% मसाइल का मसाइल जो है ना हल करेंगे। हल हो जाएगा। इस ईद की खुशियों में हम अपने गरीब जो अहबाब हैं उनको भी शामिल करें, जो मजबूर हैं उनकी मदद करें, जितना हो सकता है अपनी ज़ात से ज़कात खैरात जितना हो सकता है, जो जो एक डिफ़ाइन किया गया वो पे करें। उससे हमारे बहुत सारे मसाइल का हल उसमें मौजूद है। और अपने अंदर पेट्रियाटिज़म जो उसको फ़रोग दे सबको, ये एजुकेट करें, मुल्क से मोहब्बत करना एजुकेट करें, क्योंकि सिखाया जाए। हमने दुनिया देखी है, हमें पता है कि क्या इज़्ज़त है हमारी पूरी दुनिया में। और इज़्ज़त इसी में है कि हम अपने मुल्क को जितना ज़्यादा ओन करें, इसको ओनरशिप जो है ना हमारे अंदर से खत्म हो गई, इसको छोड़ के भागने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे के पीछे ना भागे, जिसे ख़राब किया उसी को सही कर लें। इसी में इसमें बहुत कुछ है। इट्स अ वेरी ब्लेस्ड कंट्री। मैं फिर ये कहूँगा यहाँ इसको ओन करने की ज़रूरत है। हम आप मिल के इसको ओन करें। हमने मर जाना है, ज़्यादा अरसे नहीं रहना, हम हमेशा के लिए नहीं है इस दुनिया में, तो कोशिश करें कि कुछ कर जाए, एक अच्छी मीनिंगफुल लाइफ जिए, जिंदा कौम की तरह जिए। जिंदा कौम वही होती है जिसे अपना रास्ता पता होता है, हालात के रहमो करम पे ना छोड़ें अपने आप को। जैसे एक जिंदा मछली दरिया के बहाव को चीर के जाती है क्योंकि उसको अपनी सिमत पता होती है, और मुर्दा मछली जो है हालात लहरों के बहाव के ऊपर रहमो करम पर होती है। जी काशिफ भाई फरमाइए, क्या पैगाम देंगे देखने वाले ईद की मुनासबत? देखें, अल्लाह और अल्लाह की किताब को हम फॉलो करें। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी। और अगर इसको हम छोड़ देंगे तो जो आज हमारा हाल हो रहा है इससे भी बदतर हम इससे भी बदतर हाल होगा। बहुत अच्छी बात है जनाब। तो इसी खूबसूरत मैसेज के साथ, पैगाम के साथ अब आपसे इजाज़त यहाँ पे लेनी होगी। और आज ईद का क्योंकि मौका है, अभी भी बहुत सारे लम्हात आपके पास हैं, सब्र तहम्मुल के साथ गुजारें, सोचें बैठ कर कि हम किस तरफ जा रहे हैं और क्या हमें धकेलने की कोशिश तो नहीं की जा रही मुश्किल हालात की तरफ, किसी टकराव की तरफ, उससे हमें बचना होगा। जहनों को खुला रखने की ज़रूरत है। इतनी कोशिश यकीनन की जा सकती है। और अगर कुछ नहीं भी किया जा सकता तो आज ये फैसला करें कि किसी से टकराव की तरफ नहीं जाना, मुज़ाहमत नहीं करनी, उसकी बात को सुनकर दरगुजर करने की एक छोटी सी प्रैक्टिस आज ज़रूर करके देखी जा सकती है। यही पैगाम आपको दूंगा। इजाज़त आपसे चाहूँगा, कल इंशाल्लाह मौका मिला तो ज़रूर आपसे मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।